हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। स्टडी जोन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टडी जोन क्लासेस में हम जो हैं 11th एंड 12th क्लास के बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। 11th एंड 12th क्लास के में जो है हमने फिजिक्स, हमने साइंस के दोनों विषयों के जो है बैचों की शुरुआत हमने कर दी है। हमने जो है साइंस के दोनों विषय, वो चाहे मैथमेटिक्स हो और चाहे बायोलॉजी वाला पोर्शन हो, ठीक है, दोनों की जो है शुरुआत हमने कर दी है। अब हम जो है आगे हमारा जो अगला टारगेट है वो एग्रीकल्चर है और हम जो है एग्रीकल्चर से संबंधित जो है शुरुआत करने जा रहे हैं। आज मैं सलमान खान आप लोगों को एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या फिर आप इसे कह सकते हो कृषि रसायन, जिसको हम बोल सकते हैं, उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। कृषि रसायन और रसायन जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के बारे में हम अगर शुरुआत करें तो शुरुआत में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले उसके सिलेबस पर बात कर लेते हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या जो है कृषि रसायन है, कृषि रसायन में टोटल जो है 12 चैप्टर हैं। हम आज उन 12 चैप्टर्स पर और आपके जो बोर्ड का सिलेबस है उसी के बेसिस पर हम यहाँ पर आज बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 सारे चैप्टर और उनमें कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में हैं उनके बारे में बताता चलूंगा और फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास से जो है आपके सिलेबस का जो है शुभारंभ करेंगे, ठीक है। मैं उसके पहले आपको अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है सलमान खान और मैं एमएससी केमिस्ट्री हूं प्लस बीएड, ठीक है। तो मैं आपको जो है आपके एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कराऊंगा। मैं साथ में जो है 12th केमिस्ट्री को भी मैं ही हैंडल करता हूं और यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को भी मैं ही हैंडल करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स हैं और उनमें जो जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको बताता चलूं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कृषि रसायन का पाठ्यक्रम, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री सिलेबस। अब कृषि रसायन का पाठ्यक्रम क्या है, किस प्रकार से है, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर सबसे पहले बात करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो कृषि रसायन में अब चूंकि देखो, कृषि रसायन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम हमारी कृषि से संबंधित जो रसायन होते हैं, हमारी कृषि से संबंधित जो पूरी प्रोसीजर होता है कृषि में रसायनों का, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए, मृदा किसे कहते हैं। देखो, मृदा एक प्रकार का केमिकल है, ठीक है। तो हमारे लिए वो एक मिट्टी है, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में हम अगर देखें तो मृदा एक प्रकार के बहुत सारे अलग अलग कंपाउंड का एक जो है मिक्सचर होता है। उसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, उसका निर्माण किस तरीके से होता है, फिर उर्वरकों के बारे में बात करेंगे, खाद के बारे में बात करेंगे। तो मतलब हमारे एग्रीकल्चर में रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, एग्रीकल्चर में हमारे जितने भी जो है एग्रीकल्चर में उपयोगी जितनी भी चीजें हैं, उन सभी में जो रसायन का जहां पर उपयोग होता है, केमिस्ट्री का जहां पर उपयोग होता है, उन सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर की बात करूं, आपके अध्याय फर्स्ट या चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम जो है, चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम होगा मृदा, खनिज व चट्टाने एवं उनका अपक्षय। मृदा, मिट्टी, खनिज, मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक तत्व, चट्टाने, मिट्टी का निर्माण चूंकि कहां से होता है, जो मृदा है उसका निर्माण चूंकि कहां से होता है, चट्टानों से होता है। तो चट्टानों के बारे में भी पढ़ेंगे और उनका अपक्षय, चट्टानों के अपक्षय से किसका निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण होता है या मृदा का निर्माण होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर सबसे जो है बात करते चलेंगे। इस चैप्टर में हम सबसे पहले जो है मृदा के निर्माण को पढ़ेंगे, चट्टानों के अपक्षय को पढ़ेंगे, फिर मृदा निर्माण को पढ़ेंगे और उसी में हम जो है खनिजों के बारे में बात करते चलेंगे। अब इसमें सबसे पहला जो टॉपिक होगा आपका, वो टॉपिक होगा आपका परिभाषा। मतलब जो मृदा है, जो चट्टाने हैं, जो खनिज है, उनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। अब मिट्टी हमारी भूप्रपट्टी की सबसे ऊपरी सतह पर पाई जाती है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है।
मृदा या मिट्टी के कार्य एवं विशेषताएं। अब देखो हमारे एग्रीकल्चर में जो मृदा है उसका कार्य क्या है भाई, हम मिट्टी को पढ़ क्यों रहे हैं उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, और हमारी जो मृदा होती है उसकी क्या विशेषता होती है उसके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे कि भाई मृदा की उपयोगिता क्या है, मृदा को हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसके कार्य क्या है एक्चुअल में वो बात करेंगे, और उसकी जो विशिष्टता है, जो विशेषताएं हैं, जैसे कि हम जब मिट्टी में एक किसी भी जो है बीज को अंकुरित करते हैं तो वो एक पादप का निर्माण करता है, वो सब प्रोसीजर जो भी होता है उसी के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बारे में हम बात करें, उसके बाद में हम बात करेंगे मृदा एक प्राकृतिक पिंड, मतलब हमारी जो मृदा है वो एक नेचुरल पिंड है। नेचुरल पिंड मतलब एक नेचुरली से जो है नेचुरली निर्मित होने वाला पदार्थ है जिसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे मृदा पादप वृद्धि का एक माध्यम, मतलब हम यहां पर इस तरीके से बात करेंगे कि भाई मृदा में जो पादप का जो है निर्मित होता है वो अपने आकार में वृद्धि करता है, किस तरीके से करता है, मृदा उसको एक सहारा प्रदान करने का, जड़ों की हेल्प से उसको सहारा प्रदान करने का कार्य करती है, पोषक पदार्थों के लिए माध्यम जो है प्रदान करती है, उन सभी टॉपिक्स के बारे में हम यहां पर इसमें बात करेंगे। और फिर यहां पर हम बात करेंगे मृदा अवयव के बारे में कि भाई हमारी मृदा जो है वो किन किन पार्ट से मिलकर बनी होती है। अवयव मतलब होता है भाग, अवयव का मतलब क्या होता है भाग, मतलब हमारी मृदा में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, हमारी मृदा को हम किन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, किन किन पदार्थों से मिलकर हमारी मृदा बनी होती है। ठीक है, फिर आएगा मृदा प्रोफाइल, वही है हमारी मृदा में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, मृदा प्रोफाइल में उनकी मात्रा कितनी होती है, उनकी प्रतिशतता कितनी होती है, कितनी प्रतिशत में होने पर हमारी मृदा लाभदायक होती है, कितनी प्रतिशत से कम या ज्यादा होने पर हमारी मृदा जो है हम जो है उसकी उपयोगिता या उसकी उर्वरता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। और फिर हम यहां पर बात करेंगे भूमि के बारे में कि भूमि क्या होती है, किस प्रकार की है। ठीक है, फिर हमारे इस चैप्टर का अगला पोर्शन स्टार्ट होगा खनिज। देखो मृदा के बारे में हमने बात कर ली, नेक्स्ट पोर्शन है हमारा खनिज। खनिज क्या होते हैं उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे कि भाई जो है सबसे पहले चट्टानों एवं खनिज लवणों के प्रकार। अब देखो ये दोनों को हम एक साथ पढ़ते चलेंगे, क्यों, क्योंकि चट्टानों से ही खनिज लवणों की प्राप्ति होती है, तो हम चट्टानों को और खनिज लवणों को एक साथ पढ़ते पढ़ते चलेंगे और इन्हीं से जो है मृदा का निर्माण होता है। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, चट्टानों एवं खनिज लवणों के प्रकार, कितने प्रकार की चट्टानें होती हैं और उन चट्टानों में कितने प्रकार के खनिज लवण पाए जाते हैं। ठीक है, चट्टानों का अपक्षय एवं मृदा निर्माण, चट्टानों का अपक्षय किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से चट्टानें टूटती हैं और मिट्टी में परिवर्तित होती हैं, जो है मृदा में कन्वर्ट होती हैं, और किस प्रकार से मृदा निर्माण की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है, उसके बारे में हम यहां पर इस टॉपिक के अंदर बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा मृदा निर्माण के कारक, मतलब वे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं, या वे कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो हम यहाँ पर जो है मृदा निर्माण के कारकों के ऊपर बात करेंगे कि कौन कौन से कारक हैं जो मृदा निर्माण को प्रभावित करते हैं और उसमें जो है मृदा निर्माण में अपनी एक अहम भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर था। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। इन टॉपिक्स के अंदर हम इस फर्स्ट चैप्टर को जो है फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अध्याय सेकंड, मृदा जीवांश, पदार्थ तथा मृदा सूक्ष्मजीव। मृदा जीवांश, जीवांश को अगर मैं तोड़ूं तो ये एक वर्ड जो है ये टूटेगा किसमें, जीव प्लस अंश में, मतलब मृदा में उपस्थित जीवों के अंश को क्या कहा जाता है, मृदा जीवांश कहा जाता है। जैसे सपोज करो कोई सजीव था, वो मर गया, मरने के बाद में सड़ गल के वो मिट्टी में मिल जाता है। जो पेड़ पौधों से कोई जो है पत्तियां या टहनी टूटी, वो मिट्टी में मिली, मिट्टी में पड़ी रही, सूखी, सूख के धीरे धीरे वो नष्ट होकर किसमें मिल जाती है, मिट्टी में मिल जाती है। तो जीव अंश का मतलब ये वही है कि किसी भी सजीव का अंश जो कहां पर पाया जाता है, मृदा में पाया जाता है। और उसके अलावा इसमें एक और टॉपिक का अध्ययन करेंगे हम, मृदा सूक्ष्म जीव के बारे में, मतलब मृदा में उपस्थित जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमारे लिए किस तरीके से लाभदायक होते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मृदा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, किस प्रकार से हमको जो है फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर हम जो टॉपिक्स की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी परिभाषा की। मृदा जीवांश पदार्थ क्या होते हैं, उनको किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, मृदा सूक्ष्म जीव
क्या होते हैं, उनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे इनके स्रोत के बारे में कि भाई मृदा जीवांश जो पदार्थ है वो कहां से हमको प्राप्त होते हैं, ठीक है, हमको इनकी जो है प्राप्ति किस तरीके से होती है, कहां से हमें ये मिलते हैं, उसके स्रोतों के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इनके संगठन के बारे में और विघटन के बारे में, इनका संगठन क्या होता है, इनका विघटन किस तरीके से किया जा सकता है। और फिर उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे विघटन को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जब हम इनको तोड़े इनकी उपयोगिता को बनाए रखने के लिए, तो उनके तोड़ने को और उनके विघटन को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। वे कौन कौन से कारक हैं जो इनको प्रभावित करते हैं और किस तरीके से प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर आता है हमारा अगला इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ह्यूमस। ह्यूमस जो है हमारी मृदा की ऊपरी सतह पर जिनमें जीवांश पाए जाते हैं सबसे ज्यादा मात्रा में, उस मिट्टी को क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ह्यूमस क्या होता है, उसको हम किस प्रकार से जो है परिभाषित कर सकते हैं, उसके गुण किस तरीके के हैं, कौन कौन से गुण ह्यूमस के अंदर पाए जाते हैं जो हमारे पेड़ पौधों के लिए लाभदायक होते हैं, उसका निर्माण की प्रोसीजर क्या होती है, किस तरीके से ह्यूमस का निर्माण होता है, वो सारी चीजें हम इस पॉइंट के अंदर अध्ययन करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम जो है अगला टॉपिक पढ़ेंगे जीवांश पदार्थों का मृदा के गुणों एवं उर्वरता पर प्रभाव। अब देखो जीवांश, या मैं दूसरे शब्दों में ह्यूमस कह सकता हूं, एग्जैक्ट ह्यूमस जीवांश नहीं कहलाता, लेकिन जीवांश से मिलकर ही ह्यूमस का निर्माण होता है। तो ये जो जीवांश है इस पदार्थ का मृदा के गुणों पर किस प्रकार से प्रभावित करता है, जो जीवांश है वो मृदा के गुणों को किस प्रकार से प्रभावित करता है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे कि भाई मृदा के किन गुणों की वजह से इसकी उर्वरता पर प्रभाव पड़ता है, मृदा के गुणों में कौन कौन से जो है परिवर्तन हमें जीवांश की वजह से देखने को मिलते हैं, और उसके जो है कौन कौन से वो गुण हैं जिनकी वजह से हमें इसकी विशिष्टता को देख सकते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो हम यहां पर जीवांश पदार्थ और मृदा के गुणों एवं उर्वरता के बारे में बात करेंगे। फिर हम यहां पर बात करेंगे हमारा इस चैप्टर का अगला टॉपिक मृदा सूक्ष्मजीव। हमारी मृदा में कौन कौन से सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जो मृदा में पेड़ों को जो है लाभदायक होते हैं, पेड़ों के लिए, पेड़ों को फायदा पहुंचाते हैं, उन सभी सूक्ष्मजीवों के बारे में हम बात करेंगे। नुकसान कौन से पहुंचाते हैं उनके बारे में भी हम यहां पर बात करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन अनुपात और नाइट्रोजन चक्र के बारे में बात करेंगे। कार्बन नाइट्रोजन का किस प्रकार से जो है क्या अनुपात होता है हमारी मृदा में, और किस अनुपात में हमारी मृदा में जो है कार्बन नाइट्रोजन पाए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और यहाँ पर नाइट्रोजन चक्र, आप लोगों ने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा होगा, हमारा एक वो इस तरीके से एक पेड़ बना हुआ आपने देखा होगा, ठीक है। उससे जो है टहनियां मिट्टी में मिल रही हैं, फिर कुछ जो है वायुमंडल में जा रहा है, फिर वायुमंडल में बिजली के कड़कने से वापस से मिट्टी में मिल रहा है, और फिर इस मिट्टी से वापस से जो है ये किसको मिल रहा है, ये वापस से पेड़ पौधों को मिल रहा है। तो इस तरीके से एक जो है चक्र का निर्माण होता है, और उस चक्र को ही क्या कह दिया जाता है, नाइट्रोजन चक्र कह दिया जाता है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे सहजीवी और असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण। आप लोगों ने 11th क्लास में नाइट्रोजन स्थिरीकरण के बारे में पढ़ा होगा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, वे कौन से बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन जो है सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण को संपन्न करते हैं, उनके बारे में हम एक नॉर्मली चर्चा करेंगे। क्योंकि हम देखो बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे हैं, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया के दौरान कौन कौन सी केमिकल जो है प्रोसीजर कंप्लीट होता है उसके बारे में बात करेंगे। असहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या होता है, वो बिजली कड़कने की वजह से जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रोसीजर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। वहां पर एक्चुअल में इंटररिएक्शन क्या होती है, एक्चुअल में वहां पर जो है प्रोसीजर क्या संपन्न होता है, उन सब के बारे में हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मृदा एवं कोलाइड, तीसरा चैप्टर मृदा एवं कोलाइड। मृदा कोलाइड क्या होते हैं, अब आप लोगों ने जो है 11th क्लास में कोलाइड के बारे में पढ़ा होगा कि कोलाइड क्या होते हैं। अब मृदा भी एक प्रकार का जो है कोलाइड विलयन मानी जाती है,
तो उस कोलाइडी सॉल्यूशन या कोलाइडी मिक्सचर के अंदर कौन कौन सी चीजें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, या फिर हम यहीं पर जो है कोलाइडो के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो कोलाइड क्या होते हैं, मृदा कोलाइड क्या होते हैं, उनकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसके कितने प्रकार के मृदा कोलाइड होते हैं, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, महत्व क्या है कि भाई हमको उनकी आवश्यकता क्यों पड़ी, ये हमारे जो है दैनिक जीवन में या पेड़ पौधों के दैनिक जीवन में क्यों उपयोगी है। ठीक है, उनके गुण के बारे में बात करेंगे, उनके वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे कि हम उनका वर्गीकरण किस तरीके से कर सकते हैं। वैसे ये प्रकार और वर्गीकरण वही सेम चीज है। ठीक है, मृदा में पाए जाने वाले प्रमुख ह्यूमस के बारे में बात करेंगे, ह्यूमस खनिज क्या होते हैं, ह्यूमस खनिज कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। मृदा में ह्यूमस का महत्व कि भाई अगर मृदा में ह्यूमस की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, अगर मृदा में ह्यूमस की मात्रा में कमी आएगी तो क्या होगा, वो सारी चीजें हम यहां पर एक एक करके देखते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमारा जो है थर्ड चैप्टर होगा। ठीक है, अब यहां तक आपको आई होप समझ में आया होगा। हम जो है एक एक टॉपिक को जो है डिस्कस करते चल रहे हैं। मैं यहां पर ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा क्योंकि लंबी क्लास हो जाएगी। मुझे सिर्फ यहां पर फर्स्ट क्लास में आप लोगों को आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराना है कि आपका जो सिलेबस है वो किस प्रकार का है, आपको अपने सिलेबस के अंदर किन किन टॉपिकों का अध्ययन करना है, और आपको इस चीज से पता चल जाएगा कि हमारे जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो है कृषि रसायन वो कितनी सिंपल होती है। मैं आपको बताऊं, मैं गारंटी ले रहा हूं, अगर कोई स्टूडेंट ढंग से अगर पढ़ाई करेगा तो इसमें 100 में से 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री बहुत ही ज्यादा सिंपल टॉपिक है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप लोग जो है इसको देखोगे, इतना सिंपल टॉपिक है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया तो आप इसमें आसानी से जो है 100 में से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे यहां पर आयन विनिमय। आयन विनिमय मतलब, विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान। विनिमय का मतलब क्या होता है, आदान प्रदान। ठीक है, तो आयन विनिमय क्या होता है, मतलब आयनों का आदान प्रदान किस प्रकार से होता है, किस प्रोसीजर के जो है अंतर्गत आयनों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, उसके अलावा जो है हम यहां पर बात करेंगे कि भाई आयन विनिमय को पढ़ क्यों रहे हैं, इसका महत्व क्या है, इसके पढ़ने की आवश्यकता ही हमें क्यों पड़ी, इसके पढ़ने की नीड हमें क्यों फील हुई, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, आयन विनिमय की क्रियाविधि। अब देखो, हम यहां पर बात करेंगे आयन विनिमय की क्रियाविधि किस प्रकार से है। हम आयन विनिमय को जो है उसके अंदर पूरी प्रोसीजर को समझेंगे कि आयन विनिमय की जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से संपन्न होती है। हम उसको जो है किन किन पॉइंट के अंदर उसको जो है स्टडी कर सकते हैं, उसके बारे में हम यहां पर इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आयन विनिमय की क्रियाविधि के अंदर हम बात करेंगे। विनिमय आयनों के प्रकार। अब देखो, आयन विनिमय के बारे में अगर हमको पढ़ना है तो सबसे पहले ये चीज समझनी होगी, सबसे पहले ये चीज क्लियर करनी होगी कि भाई किन आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, किन आयनों को लाया ले जाया जा रहा है। फिर उसके बाद में हमको ये समझ में आएगा कि आयन विनिमय होता क्या है, क्या जो है किस तरीके से होता है। तो हम यहाँ पर आयन विनिमय में आयनों के प्रकार के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब आयन विनिमय में एक प्रोसीजर होती है धनायन विनिमय की क्षमता एवं परिभाषा, महत्व और उसको प्रभावित करने वाले कारक। मतलब धन आयनों का अगर मैं आदान प्रदान करूं तो वो किस तरीके से होगा, तो हम यहां पर बात करेंगे धनायन विनिमय के बारे में, उसकी क्षमता के बारे में, और हम किसको धनायन विनिमय कह सकते हैं, धनायन विनिमय किस जो है प्रोसीजर को कहा जाता है, किस प्रक्रिया को धनायन विनिमय कहा जाता है, उसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, उसके महत्व के बारे में बात करेंगे, और लास्ट में इंपॉर्टेंट उसके प्रभाव, उस प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करेंगे कि भाई आयन विनिमय की जो प्रोसीजर है, आयन विनिमय की जो प्रक्रिया है, उसको किन कारकों के द्वारा प्रभावित किया जाता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्त। मतलब क्या होता है, जो मृदा है उसमें जो कौन कौन से आयंस उपस्थित हैं, उनका बेस प्रतिशत कितना है, कि कौन से जो है आयंस हैं वो मृदा में कितने परसेंट उपस्थित है, उनके बारे में बात करेंगे। धनायन एवं पौधों में जो है पोषण के बारे में बात करेंगे कि भाई धनायन क्या होते हैं और ये किस प्रकार से जो है पौधों को पोषण में सहायता करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। हम यहाँ पर जो है इस तरीके से सभी पॉइंटों का अध्ययन करते चलेंगे। एक बार दोबारा से बता दूं मैं, आयन विनिमय का महत्व, धनायन विनिमय की क्रिया, विनिमय आयनों के प्रकार,
धनायन विनिमय की क्षमता एवं परिभाषा, महत्व और प्रभावित करने वाले कारक, मृदा की प्रतिशत बेस संतृप्त, और उसके बाद में हम यहां पर बात करेंगे धनायन एवं पौधों का पोषण। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मृदा अभिक्रिया। अब देखो हमारे जो स्टार्टिंग के 4 से 5 चैप्टर हैं वो मृदा से संबंधित हैं। अब चूंकि एग्रीकल्चर में मेनली जो है हम पेड़ पौधों के बारे में ही बात करते हैं, तो उस पेड़ पौधों को उत्पत्ति के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट जो चीज होती है किसी भी पौधे के निर्माण के लिए, वो होती है मृदा, या फिर अपन अपनी भाषा में, सिंपल भाषा में उसको क्या कहते हैं, मिट्टी से अपन जो है उसको प्रोनाउंस करते हैं। मिट्टी क्या होती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, उसमें हम क्या क्या बात करेंगे, उसके में हम जो है यहाँ पर बात करेंगे पीएच के बारे में, पीएच क्या होती है। फिर पीएच को समझने के लिए हमको पीएच स्केल के बारे में समझना होगा कि भाई पीएच स्केल क्या होती है। आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा 0 से लेकर 14 तक की गिनती होती है ना, बीच में 7 होता है, 0 से लेकर 7 तक तो मीडियम कौन सा होता है, अम्लीय मीडियम होता है। फिर 7 से लेकर 14 तक मीडियम होता है, कौन सा होता है, क्षारीय मीडियम होता है। उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, पीएच स्केल के बारे में। फिर पीएच के मुख्य परिवर्तन, पीएच किन किन चीजों को प्रभावित करती है और पीएच को किन किन प्रकार से परिवर्तित किया जा सकता है कि भाई अम्लीय पीएच बढ़ी हुई है, क्षार को मिला दो, अम्लीय पीएच कम हो जाएगी। क्षारीय पीएच बढ़ी हुई है, अम्ल को मिला दो, अम्लीय पीएच जो है कम हो जाएगी। हम यहाँ पर उसको किस तरीके से एक जो है न्यूट्रल कर सकते हैं, या जितनी हमें पीएच की नीड है, आवश्यकता है, उतनी पीएच को किस प्रकार से हम बनाए रख सकते हैं उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मृदा पीएच का पोषक तत्वों के प्राप्ति से संबंध, मतलब सपोज करो, देखो अब नॉर्मल सी बात है कि ये जो पीएच है, जो मिट्टी की जो पीएच है, इसके बारे में हमको पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो आप लोगों ने जो है एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा होगा 10th क्लास में, ज्यादा आपने डीप में नहीं पढ़ा होगा। 10th क्लास में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि भाई मिट्टी की पीएच का प्रभाव फसलों के उत्पादन पर। आपने पढ़ा होगा कि जब अम्लीय वर्षा होती है तो मिट्टी की पीएच परिवर्तित हो जाती है, इससे पेड़ पौधों के उगने में दिक्कत आती है और उत्पादन क्षमता में कमी आती है। तो उसी चीज से रिलेटेड ये पूरा जो है चैप्टर है कि भाई मिट्टी की जो पीएच है वो हमारे पोषक जो है पेड़ पौधों को किस प्रकार से प्रभावित करती है और उसकी वजह से हमारे पोषक तत्वों पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मृदा की पीएच, मृदा पीएच का मृदा सूक्ष्म जीवों और पौधों की वृद्धि एवं रोगों पर क्या प्रभाव पड़ता है। भाई हम किन रोगों को जो है पीएच की हेल्प से रोक सकते हैं, या अगर हम पीएच को बढ़ाएं या घटाएं तो उसका पेड़ पौधों की वृद्धि और विकास पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पेड़ पौधों की उत्पादन क्षमता पर क्या जो है प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। और अगला हम पढ़ेंगे उभय प्रतिरोधक। प्रतिरोधक क्या होते हैं, किस प्रकार के होते हैं, उभय प्रतिरोधक किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा अम्लीय एवं लवणीय प्रभावित मृदाएं। अब देखो पीएच के बेसिस पर हमें ये पता चलेगा कि अम्लीय मृदा किसे कहेंगे और क्षारीय मृदा किसे कहेंगे। अगर किसी जो है मृदा का मान 0 से लेकर 6.9 तक है तो उस मृदा को क्या कहा जाएगा, अम्लीय मृदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उस मृदा को अम्लीय मृदा कहा जाएगा। इसी तरीके से अगर किसी जो है पीएच का मान, किसी मृदा की पीएच का मान 7.1 से 14 तक है तो उस मृदा को क्या कहा जाएगा, क्षारीय मृदा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उस मृदा को क्षारीय मृदा कहा जाएगा। तो अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे, उसकी परिभाषा के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हम उसको परिभाषित करेंगे, अम्लीय मृदा किसे कहेंगे, क्षारीय मृदा किसे कहेंगे और उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अम्लीय मृदा किस तरीके से बनती है उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, पौधों पर अम्लता का प्रभाव किस तरीके से होता है और हम उसको उन जो है अम्लता को कम करने के लिए या पौधों की जो है जो गुण है उनमें सुधार करने के लिए कौन कौन से कार्य कर सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो हम यहाँ पर टोटली किसके बारे में बात करेंगे, हम यहाँ पर टोटली बात करेंगे
पौधों पर अम्लता का प्रभाव एवं रासायनिक सुधार, मतलब जो अम्ल पौधे हैं उन पर अम्लता का क्या प्रभाव पड़ता है और उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। जैसे सपोज करो अगर अम्लता बढ़ रही है तो क्षार मिलाएंगे तो वो कम हो जाएगी, या अम्लता कम हो रही है तो उसमें और ज्यादा अम्ल मिलाएंगे तो वो बढ़ जाएगी। जैसा भी होगा हम यहाँ पर आगे पॉइंट टू पॉइंट जो है लाइन टू लाइन इस चीज को समझते हुए चलेंगे। लवण प्रभावित मृदाओं का वर्गीकरण और उसकी परिभाषा। लवण प्रभावित मृदाएं क्या होती हैं, उनको हम किस प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं और उनको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा बनने का कारण और निर्माण। जो लवणीय मृदा एवं जो क्षारीय मृदाएं हैं उनका निर्माण किस तरीके से होता है, उनके निर्माण को हम किस तरीके से रोक सकते हैं और उनका निर्माण की जो प्रोसीजर है उसको हम यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है हमारा मृदा क्षारीय एवं लवणीय, मृदा क्षारीयता एवं लवणीयता का पौधों पर प्रभाव। अब देखो यहां पर हम जो है इंपॉर्टेंट वही चीज पढ़ेंगे। देखो हर चीज में हमको ये देखना है कि ये जो भी टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये हमारे पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव डाल रही है, हमारे पेड़ पौधों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट डाल रही है, उसके बारे में हमको मेनली पढ़ना है। तो वही हम पढ़ेंगे। देखो हमने अम्लीय मृदा, क्षारीय मृदा, लवणीय मृदा के बारे में बात की, लेकिन उस मृदा का हमारे पेड़ पौधों की हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि भाई हमारे जो पेड़ पौधे हैं उन पर उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम जो है प्रैक्टिकल द्वारा या अभिक्रियाओं द्वारा ये पता लगाएंगे कि भाई देखो कोई मिट्टी आपको दे दी, अब हम किस तरीके से पता लगाएंगे कि ये अम्लीय मृदा है या क्षारीय मृदा है या लवणीय मृदा है। तो हम यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम यही पढ़ेंगे कि भाई अम्लीय एवं क्षारीय मृदाओं की पहचान कैसे की जाती है, कैसे पता लगाया जाएगा कि भाई ये अम्लीय मृदा है और या क्षारीय मृदा है, और फिर जब पता लगा लिया जाएगा तो उसको किस तरीके से सुधारा जा सकता है। भाई अम्लीय मृदा है तो उसको किस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। क्षारीय मृदा है तो उसको किस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, उदासीन कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम यहाँ पर जो है बात करते चलेंगे। सिंचाई जल की गुणवत्ता, मतलब हमारा जो जल है उसकी गुणवत्ता क्या होनी चाहिए, किस प्रकार का जल हमें यूज करना चाहिए, उसकी पीएच क्या होनी चाहिए, है ना, वो अम्लीय होना चाहिए, क्षारीय होना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। लवणीय जल क्या होता है, उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है और उपचार के लिए जो प्रबंध किया जाता है वो क्या क्या किया जाता है, उसके बारे में हम यहाँ पर इस टॉपिक के अंदर जो है बात करेंगे। ठीक है, ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ हम बढ़े तो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमारी मिट्टी के बारे में बात की। किसके बारे में बात की, मिट्टी के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं कि भाई मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व उपस्थित होना जरूरी है, कौन कौन से पोषक तत्व हमारी मिट्टी में होंगे तब जाकर हमारे पेड़ पौधों की जो है उत्पादकता में वृद्धि होगी, उनको कौन कौन से जो है पोषक तत्वों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर हम वही पढ़ेंगे कि भाई पौधों के लिए पौधों के आवश्यक पोषक तत्व। तो उसके बाद में हम यहाँ पर वर्गीकरण करेंगे कि कौन कौन से पोषक तत्व हैं, आवश्यक कौन से हैं, अनावश्यक कौन से हैं, है ना, उन सभी पोषक तत्वों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। मृदा के पोषक तत्वों के उपलब्ध प्रारूप, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व हमारी मृदा में पाए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि। देखो हमारी मिट्टी में पोषक तत्व हैं, लेकिन वो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व हमारे पेड़ पौधों तक कैसे पहुंचते हैं, हमारे पेड़ पौधों में वो पोषक तत्व किस तरीके से जाते हैं और क्या कार्य संपन्न करते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर हम इसके अंदर बात करेंगे पोषक तत्वों के पादप द्वारा अधिग्रहण की क्रियाविधि। अधिग्रहण मतलब अधिग्रहण को आप ग्रहण के बेसिस पर भी मान सकते हो, मतलब मिट्टी में उपस्थित जो पोषक तत्व है उनको पादपों के द्वारा किस तरीके से ग्रहण किया जाता है, उनकी उपलब्धता क्या है और उपलब्धता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं। मतलब जो पेड़ पौधों में जो मिट्टी में उपस्थित पोषक तत्व हैं उनकी उपलब्धता किस प्रकार की है और उन पोषक तत्वों को कौन कौन से कारक प्रभावित कर सकते हैं, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। नेक्स्ट, पोषक तत्वों के प्रमुख कार्य। किस पोषक तत्व की कमी से क्या होता है और उसके हमें जो है कौन कौन से नतीजे जो है हमें देखने को मिलेंगे, कमी से क्या होता है, अधिकता से क्या होता है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा नाइट्रोजन की कमी से जो है पत्तियां कैसी हो जाती हैं, पीली पड़ जाती हैं, है ना। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है, और अन्य जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी और अधिकता से कौन कौन से प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करते चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
चैप्टर नंबर 8, विभिन्न उर्वरकों की मृदा से अभिक्रिया एवं फसलों पर प्रभाव। अब देखो, हमने उर्वरक मिट्टी में मिलाया, लेकिन वो अभिक्रिया किस तरीके से कर रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई उर्वरकों की हमारी मृदा के साथ क्या अभिक्रिया होगी और हमारे फसलों पर क्या प्रभाव डालेगा। हमारे फसलों के लिए पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा, नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, फायदा दिखाएगा, नुकसान दिखाएगा, उन सभी के बारे में बात करते चलेंगे। इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि भाई उर्वरक। अब देखो, पूरी बात तो हम तब करेंगे जब हमें यह पता हो कम से कम कि उर्वरक होता क्या है, उर्वरक किसे हम उर्वरक कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उर्वरकों की परिभाषा के बारे में कि उर्वरक, हम किस पदार्थ को उर्वरक कह सकते हैं या उर्वरक किसे कहा जाता है, एक्चुअल में उर्वरक क्या होगा, उसको हम जो है यहां पर परिभाषित करेंगे और उनका वर्गीकरण करेंगे कि भाई उर्वरक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब उर्वरकों में हम सबसे ज्यादा फेमस जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूरिया। आपने अपने घरों में, अपने जो है खेतों पर जाकर वो यूरिया के को देखा होगा, सफेद कलर के जो है दाने दाने गोल गोल जो है दाने जैसी स्ट्रक्चर होती है, वो यूरिया होती है। तो यूरिया क्या होती है, यूरिया के मृदा एवं फसलों पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से कैल्शियम अगर हम दे रहे हैं किसी मिट्टी को, तो कैल्शियम का मृदा और फसलों पर क्या जो है प्रभाव हो रहा है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मूला अगर मैं बताऊं तो यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2C डबल बॉन्ड O NH2। अब इसका हमारी मिट्टी पर क्या प्रभाव है, हमारी फसलों पर क्या प्रभाव है। कैल्शियम की बात करूं, कैल्शियम का हमारी मिट्टी पर क्या प्रभाव है ना, किस प्रकार से जो है उसको प्रभावित करता है। अमोनियम नाइट्रेट NH4 NO2 का हमारी मिट्टी पर क्या प्रभाव है और वो हमारे फसलों को किस तरीके से प्रभावित करती है। अमोनियम सल्फेट NH4 SO4 ये हमारी जो है मिट्टी को किस प्रकार से जो है प्रभावित करती है। ठीक है, हमारी मिट्टी को किस तरीके से जो है प्रभावित करती है, इसके क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, हमारे पेड़ पौधों में इसके जो है क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, के बारे में बात करेंगे। डायमोनियम फॉस्फेट के बारे में बात करेंगे कि भी डायमोनियम फॉस्फेट, जिसको हम सुपर फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, डायमोनियम फॉस्फेट या जिसको हम सुपर फॉस्फेट के नाम से भी जानते हैं, इसका हमारी मृदा पर और हमारी फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम जो है बात करेंगे म्यूरेट ऑफ पोटाश, जिसको हम पोटाश के नाम से भी जानते हैं। पोटाश के नाम से हम जो है उसको खरीदते हैं। पोटाश का हमारी जो है फसलों पर क्या प्रभाव है, हमारे मृदा पर क्या प्रभाव है। पोटेशियम क्लोराइड KCl का हमारी मृदा पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। पोटेशियम सल्फेट का हमारी मृदा पर क्या प्रभाव है, हमारे पेड़ पौधों पर क्या प्रभाव है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो इन सभी के जो प्रभाव हमारी मिट्टी और हमारे पेड़ पौधों पर है, एक एक को पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते चलेंगे। कौन कौन से प्रभाव हमको देखने को मिलेंगे, उन सभी के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर जो है समझ में आ रही होगी। जब हम इनको पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, पढ़ने में मजा आएगा और आपकी ये सारी चीजें जो है क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, एक मिनट। तो आपकी जो है ये सारी चीजें एक एक करके जो है क्लियर होती चली जाएंगी। इसको मैं ऊपर रख देता हूं। एक मिनट। हम्म हाँ, ठीक है, तो इन इन चीजों को हम जो है देखेंगे। मैं इसको एक मिनट उठा के
हाँ, ठीक है। तो ये हमारा जो है 8 चैप्टर था जिसके बारे में हमने बात की। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम यहां पर बात करते हैं, कृषि रसायन, कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। हमारा जो कृषि रसायन है, जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी भाई, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री को पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी, ये कहां कहां पर यूज होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, और हमारे पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि रसायन की परिभाषा के बारे में कि भाई कृषि रसायन जो हम पढ़ रहे हैं उसकी परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार का होता है, और उसकी इंपोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। पर्यावरण क्या होता है और पर्यावरण प्रदूषण की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार पढ़ेंगे और उसके हानिकारक जो है प्रभाव पढ़ेंगे, और उसको किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है उसके बारे में बात करेंगे। कृषि रसायनों की अनियंत्रितता, जो हम कृषि रसायन यूज करते हैं, उर्वरक हो या कोई दूसरे केमिकल्स हो, उनका जो यूज करते हैं अनियंत्रित प्रयोग के बारे में बात करेंगे। अनियंत्रित प्रयोग मतलब यूज करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आवश्यकता से अधिक अनियंत्रित, जितने की जरूरत थी, सपोज करो जरूरत मुझे 1 ग्राम की थी, लेकिन मैं वहां पर 2 या 3 4 ग्राम यूज कर रहा हूं, तो उसके फायदे कम नुकसान ज्यादा होंगे। तो उसको अनियंत्रित जो उपयोग है उसका हमारे पर्यावरण प्रदूषण में किस प्रकार से जो है प्रभाव होता है, मृदा प्रदूषण में क्या होता है, जल पर क्या प्रभाव पड़ता है, वायु पर क्या प्रभाव पड़ता है, और इनको रोका कैसे जा सकता है, इन सभी के बारे में हम यहां पर इनकी बात करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है जैव रसायन। जैव रसायन क्या होता है, बायोमोलिक्यूल्स इसको बोला जाता है। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं, तो परिरक्षक क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। परिरक्षक की परिभाषा की जो बात करेंगे, उसके प्रकार के बात करेंगे, उसका उपयोग और उसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे कि भाई परिरक्षक क्या होता है, उसकी परिभाषा, हम किसको परिरक्षक कह सकते हैं। भाई ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हर एक को हम परिरक्षक नहीं कहेंगे, तो उसकी एग्जैक्ट परिभाषा क्या होती है, कितने प्रकार के होते हैं, उसका उपयोग कहां कहां पर होता है, उसकी विशेषताएं क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर हम खाद्य रंग के बारे में बात करेंगे, जो फूड कलर्स वगैरह होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, उनके भी जो है परिभाषा, प्रकार, विशेषता, और हमारे स्वास्थ्य पर, ये इंपॉर्टेंट है, हमारे स्वास्थ्य पर उसका फूड कलर्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने जो होते हैं, जैसे कि CnH2O का होल एन, इनको जो है कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा क्या होगी, उसका महत्व क्या होगा, और उसकी उपलब्धता और उसके प्रमुख स्रोतों के बारे में हम यहां पर बात करेंगे। प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, वसा के बारे में, विटामिन के बारे में और एंजाइम्स के बारे में। देखो आप लोगों ने एग्रीकल्चर बायो के अंदर ये सारी चीजें पढ़ी हैं, ठीक है। तो मुझे हर एक के बारे में अभी यहां पर जो है क्लियर जो है डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। हम जब पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे तो मैं ये सारी चीजें आपको समझा दूंगा, क्योंकि प्रोटीन, वसा, विटामिन, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लेंथी टॉपिक है। जब हम इसकी जो है चर्चा करेंगे तब मैं आपको जो है पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज को जो है क्लियर करता चलूंगा। और एक और बात आपको बता दूं, सेम यही टॉपिक, आपके जो है 11th की जो साइंस के अंदर जो केमिस्ट्री आती है उसके अंदर भी ये चैप्टर है, जो है चैप्टर नंबर 10 ही है शायद, वहां पर भी जैव रसायन या बायो जो है जैव रसायन के नाम से ही मान लो, हाँ जैविक रसायन के नाम से ही मान सकते हैं अपन, ये बायोमोलिक्यूल्स के नाम से चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट चैप्टर है जैविक कार्बनिक खाद एवं जैव उत्प्रेरक। देखो जैविक या कार्बनिक खाद क्या होती है, ओब्लिक है, ये ओब्लिक है ना, ओब्लिक लगा हुआ है, ये आड़ा डंडा है, ठीक है। जैविक या कार्बनिक खाद किसे कहा जाता है और जैव उर्वरक किसे कहा जाता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे। जैविक खाद किसे कहते हैं उसके परिभाषित करेंगे और उसका वर्गीकरण करेंगे, उसके भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों पर हम जो है नजर डालेंगे। जैविक खाद में हम गोबर का अध्ययन करेंगे, केंचुए की खाद का अध्ययन करेंगे, नाडेप कंपोस्ट का अध्ययन करेंगे, हरी खाद जो कि हमारे यहां पर नहीं होती लेकिन जो है क्या बोलते हैं पंजाब और जो हरियाणा ऐसे जो स्टेट होते हैं उनमें इसका निर्माण किया जाता है। हरी खाद को बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे, उसका महत्व और मृदा पर प्रभाव, ये मुदा नहीं है,
ये है मृदा। ठीक है, मृदा पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद में हम खलिया और उसका मृदा पर प्रभाव पड़ेंगे। जैव उर्वरक की परिभाषा पढ़ेंगे। अब देखो, ये जैविक खाद है, जैव उर्वरक भी होता है, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे, उसका वर्गीकरण, महत्व, लाभ और उसके प्रयोग और सावधानियों के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में जैविक खाद एवं उर्वरकों में विभेद पढ़ेंगे। भाई देखो, जैविक खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है, जैविक खाद क्या होते हैं और उर्वरक क्या होते हैं, उनमें किन प्रकार का अंतर हमें देखने को मिलता है, उनके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। तो इस तरीके से हम जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है सभी चैप्टरों के अंदर एक एक टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। देखो, नहीं आ रहा, कोई लोड लेने वाली जरूरत नहीं, अभी हम सिर्फ सिलेबस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हम हर एक चैप्टर को डिटेल से पॉइंट टू पॉइंट, लाइन बाय लाइन जो है अध्ययन करते हुए चलेंगे, तो आपको वहां पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं गारंटी ले रहा हूं, आपको जो है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से सिंपल कोई जो है टॉपिक नहीं लगेगा एक बार इसको पढ़ने के बाद में। बहुत सिंपल टॉपिक है। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं हमारा लास्ट चैप्टर और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसको हम दुग्ध रसायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुग्ध रसायन बोलते हैं, या दूध रसायन जिसके नाम से जो है जाना जाता है। जो हमारे मवेशी होते हैं, जो हमारी जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनके द्वारा जो दूध उत्पन्न किया जाता है, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व आते हैं, क्या होता है, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। दूध के बारे में बात करेंगे, दूध का केमिकली फॉर्मूला क्या होता है। खीस, खीस क्या होती है, मैं एक बार खीस आपको बताऊं तो, जब कोई भी दूध देने वाला पशु जब अपने बच्चे को जन्म देता है, तो बच्चे को जन्म देने के बाद कुछ दिनों तक उसके जो है शरीर से एक विशिष्ट प्रकार के पदार्थ का स्रवण होता है, जो उसके बच्चे को पोषक तत्व और एंटीबॉडी सप्लाई करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। उसके शरीर में जिन रसायनों की, जिन चीजों की आवश्यकता होती है, उसको पूरा करने का कार्य करता है। उसको खीस बोला जाता है। अपनी भाषा में बोले तो उसकी वो बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हमारी भाषा में तो उसको पेप्सी करके कुछ बोलते हैं। वो दूध फट जाता है ना, वो जो फटने वाला दूध हो, जब तक वो फटा हो, वो खीस कहलाता है। उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। उसका रासायनिक संगठन क्या होता है, पोषक मान क्या होता है, संगठन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, भाई दूध को कौन कौन से कारक प्रभावित करेंगे। दुग्ध उत्पाद के बारे में हम बात करेंगे। दुग्ध उत्पाद मतलब दही, मक्खन, घी, पनीर, क्रीम, छेना, इन सभी के पोषक मानों और रासायनिक संगठनों के बारे में बात करेंगे। अब देखो, ये सारी चीजें ऐसी हैं, इनके बारे में हमें ज्यादा अभी हाल फिलहाल डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। इन सभी को हल्का, देखो सिलेबस वाली क्लास में आपको सभी टॉपिक से रूबरू कराना होता है, लेकिन ये टॉपिक ऐसे हैं जो आप बचपन से देखते आए हो। दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, ये सारी चीजें आप बचपन से देखते आए हो, तो इनके बारे में मुझे ज्यादा डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है। दूध में अपमिश्रण के लिए प्रयुक्त पदार्थ और उनका परीक्षण किस प्रकार से होता है, कौन कौन से पदार्थों को जो है दूध में अपमिश्रित किया जा सकता है, और उनको पता कैसे लगाया जाता है, उनका परीक्षण कैसे किया जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। दुग्ध जो है परस्करण के बारे में बात करेंगे, और उसकी विधियां, परस्करण की विधियां इंपॉर्टेंट है। दूध परस्करण की कौन कौन सी विधियां हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, और दुग्ध उत्पादन की जो है स्वच्छ और सुरक्षित जो तरीका है, जो टेक्निक है दुग्ध उत्पादन की स्वच्छ और सुरक्षित, उस टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और विपणन जो है दूध और उसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। विपणन दूध क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, क्या इसके फायदे होते हैं, क्या इसके नुकसान होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम जो है एक एक करके बात करेंगे। और हमारा ये पूरा सिलेबस आपकी मिट्टी, मृदा, खनिज लवण, उर्वरक, पोषक तत्व, पेड़ पौधे और दुग्ध, इन सभी चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा, और उनके बारे में हम जो है पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते चलेंगे। ये हमारा सिलेबस का एक जो है जनरल इंट्रोडक्शन था। अब हम जो है नेक्स्ट क्लास से हम हमारे सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम जो है एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी जो है शुरुआत के साथ चलेंगे, और कोशिश यही करूंगा कि आपको जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए। आई होप आपको इस चीज से अंदाजा लग गया होगा। बहुत सिंपल सा जो है आपका सिलेबस है, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बाकी हम हमारी नेक्स्ट क्लास से मिलते हैं, जहां पर हम हमारे फर्स्ट चैप्टर को शुरू करते हुए चलेंगे।